गुड मॉर्निंग सभी को, बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए सभी लोग। आज पीडीएफ मिला आप लोगों को? ओके, क्लास में मिल जाएगा। तो कल तो क्लास में मिला था ना? नहीं, कैसे मिला था? हम नहीं बटवाया है। जो नहीं आया था उसके विषय में क्या कहा जाए? अब आए ही नहीं हो तो अच्छा बताओ, 15 अगस्त का जलेबी अगर 16 अगस्त को मिले कभी भी ठीक है? फिर आप खुद खरीद करके खाइए, मिलेगा आपको, लेकिन खुद खरीद करके खाइए। चलिए लाइव किया जाए। चलिए, तो आज आपके कुछ टॉपिक हैं, पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, है ना? तो एक तो बिहार जनगणना आपका बचा हुआ होगा, है ना? सबसे पहले बिहार जनगणना को इसको कंप्लीट करना है। यहां से एक प्रश्न जो है पूछे जाने का जो है पूरा संभावना होता है प्रत्येक वर्ष। एक प्रश्न जो है यहां से आने का पूरा संभावना होता है। सबसे पहले जो है यहां पर बिहार जनगणना को सबको देखना है। शुरू किया जाए। तो आखिरी जनगणना है और यहां से अभी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, बिहार का टोटल जनसंख्या कितना है? तो यह है 10,40,99,452। इसको दो तरीके से याद रखना है आपको। सबसे पहला बात, 10,40,00,000 कितना बोला? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,00,000, 10,99,452 है। 99,000। हालांकि अगर वर्तमान में देखा जाए तो 11 करोड़ से भी अधिक है। जनगणना तो हुआ नहीं है ना अभी फिर से, जिसमें ये चीजें दिखाया जाए। तो अभी 2011 के अनुसार आपको याद रखना है 10,40,99,400। ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 8 दशमलव, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 8.6% है। इसमें पुरुष की संख्या अधिक है, जो कि 5 करोड़ जो है अगर देखा जाए तो 42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या औसतन में कम है और ये 4,98,21,200। सीधा ये समझ लेना, पुरुष की जनसंख्या अधिक है, 50% से अधिक रहेगा पुरुष, और महिला में जो है उसमें कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंगानुपात बिहार में 1,000 से कम है। जाहिर सी बात है, अगर पुरुष की जनसंख्या ज्यादा और महिला की जनसंख्या कम, इसका मतलब लिंगानुपात बिहार में अगर देखा जाए तो कम है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है 10-12 लोग को शादी नहीं हो रहा, उसमें तुम लोग में से ही कुछ ना कुछ शामिल रहोगे जिसका विवेक और बुद्धि काम नहीं करेगा। चलो, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में लगभग 88% है और शहरी जनसंख्या 11% है। यह बढ़ करके लगभग 15% हो गया है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार गांव शहर में लगभग 11.3% लोग रहते हैं। कितना रहते हैं शहर में? कितना परसेंट? और गांव में जो बचे हुए हैं 88 अभी ये चेंज हो गया है, लगभग शहर में जो है 15% लोग रहते हैं। कितना परसेंट? जबकि गांव में फिर और बाकी बचे हुए। लेकिन 2011 का जनगणना आपको ध्यान में रखते हुए इन कंटेंट को याद में रखना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। कौन सा है? पहले नंबर पर सबसे अधिक कहां है बताओ? दूसरे नंबर पर सबसे अधिक महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां, यूनियन टेरिटरी को कंसिडर करेंगे तो 13वां। तो क्षेत्रफल में पीछे है बिहार, लेकिन जनसंख्या में आगे है। पूरे भारत में तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? पहले नंबर पर जनसंख्या जो कि है उत्तर प्रदेश का, कहां का है? दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है वो बिहार का है। 1106 कितना है? 1100 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर 1106 यानी कि 1106 यानी 1106, 1106 लोग। कितने लोग रहते हैं? 1106। और पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अधिक। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह स्थान 13वां है ना। बिहार जनगणना 2011 से संबंधित कुछ और बातें। जिलों की संख्या कितनी है? 38वां जिला आपको याद रखना है, अरवल है ना। 38वां यानी लास्ट जिला जो बना है वो अरवल है। कब बना है? 2001 में बना है। कब बना है? 2000, जहानाबाद से अलग होकर के। इसके पहले 37 जिले थे, लेकिन अभी 38 जिले हैं, और आखिरी जिला जो है वो आपका अरवल है। किससे अलग हुआ है? किससे अलग हुआ? कब अलग हुआ? 2000। तो यहां अगर कहा जाए तो दशकीय वृद्धि जो है जनसंख्या का 25.4% है। 25% लगभग है, जबकि देश में यह 17% है। देश में जो दशकीय वृद्धि है जनसंख्या का वो लगभग 17% है, और बिहार में कितना है? तो देश के जनसंख्या वृद्धि से कम है कि अधिक? मतलब जिस गति से देश में जनसंख्या बढ़ रहा है उससे ज्यादा फास्ट जो है वो बिहार में जनसंख्या कितना प्रतिशत अधिक है? बताओ। लगभग 7%। यहां देखो ना, 17 दशमलव कुछ है और यहां 25 है। ठीक है, 7 से 8% के लगभग जो है ये जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है बिहार में। जनसंख्या का घनत्व तो बिहार में कितना है? बताओ। 1106, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। अगर लिंगानुपात के विषय में कहा जाए, सेक्स रेशियो के विषय में कहा जाए तो 918 है। कितना है? 900, जो पूरे देश में 25वां स्थान का है। मतलब 1000 प्रति है ना, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष की संख्या कितना? 900। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 900। शिशु लिंगानुपात 935 है। कितना है? शिशु लिंगानुपात कहां कितना है? सबसे ज्यादा इसमें किशनगंज का है। बताओ। साउंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दो। क्या उसमें वही लिखा है साउंड? साउंड थोड़ा सा कम कर दो। तुम लोग हल्ला कम करोगे तो अपने आप साउंड कम हो जाएगा। तुम हल्ला ज्यादा करोगे, हम साउंड तेज करेंगे। समझ में आया? तो लिंगानुपात कितना है? 900, जबकि शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक जो है शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है। कहां है? सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है, जबकि सबसे कम जो है वैशाली में है। सबसे कम कहां है? ये शिशु के लिए था केवल। आगे देखो, साक्षरता दर जो है अगर 2011 के जनगणना के अनुसार कहा जाए 61.8%, लगभग 62% है। 100 में से कितने परसेंट लोग? 62% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। बात समझ में आया? आगे देखे, इसमें पुरुष की कितनी जनसंख्या? 71.2, 71 पॉइंट, और महिलाओं की 51 पॉइंट। तो दो बातें यहां से फिक्स कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ओवरऑल अगर कहा जाए तो 61.8, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 62%। पुरुष की कितनी जनसंख्या? 71 पॉइंट। तो बच गया जो महिलाओं में अगर देखा जाए तो कितना है? 100 में से 51% लगभग महिलाएं हैं जो कि पढ़ी लिखी है। बात समझ में आया?
अनुसूचित जाति के विषय में अगर कहा जाए तो टोटल जनसंख्या का 15% है। कितना है? 15.9, यानी कि लगभग 16% के आसपास में है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के विषय में कहा जाएगा तो 1.3%। नगरीकरण 11.3, जो बढ़ करके अब 15% हो गया है। चलिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले को आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ऊपर में है बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी, तो इसकी जनसंख्या लगभग 58,38,400। अब इसका जनसंख्या लगभग पहुंच चुका है यहां पर 65 लाख से भी ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो 2011 का जनगणना है ना। अभी की जनसंख्या जो है वो 65 लाख से भी ऊपर चला गया है। तो 11 के जनगणना के अनुसार 58 लाख, ठीक है, 38,400। तो सबसे अधिक कहाँ है? पटना में। उसके बाद जो है आपका पूर्वी चंपारण में है, और यहां अगर देखा जाए तो लगभग 50,99,300। उसके बाद क्या है? मुजफ्फरपुर 48 लाख, मधुबनी 44 लाख, और गया जो है 43 लाख। ये आपको 5 जिले याद रखना है सीक्वेंस में, ठीक है। सबसे अधिक कहां? फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, और पहले 2 याद रखो। ये पहला तो याद रहेगा, ये राजधानी में सबसे अधिक रहना ही रहना है। दूसरे नंबर पर कौन है? पूर्वी चंपारण। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद, और उसके बाद गया। तो टॉप 5 में जो शामिल है पहले उसको सेट करो दिमाग में। सबसे पहला पटना हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही 5 जिलों से पूछा जाएगा, अगर ज्यादा जनसंख्या में पूछा है। सब जिला की जनसंख्या थोड़ा नहीं याद रखना है, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। सबसे कम कहां है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। अगर मैप पर देखोगे तो ये सब का जो है वो क्षेत्रफल भी एकदम छोटा छोटा दिखेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? जहानाबाद से कट करके अरवल अलग हुआ है, ठीक है। शिवहर पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में छोटा सा जिला है। नालंदा के बगल में लखीसराय भी दिखेगा और शेखपुरा भी दिखेगा। सबसे कम जनसंख्या अगर कहा जाए तो कहां हो जाएगा? शेखपुरा। जबकि क्षेत्रफल सबसे कम शिवहर में है। क्षेत्रफल सबसे कम कहां है? लेकिन शिवहर में क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व अधिक है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, और पूरे बिहार में सबसे अधिक पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है वो शिवहर में है। कहां है? 1880 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है। जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल, इसलिए डेंसिटी बढ़ गया। नहीं समझ में आया? छोटे से जगह में जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा लोग हैं। पूरे बिहार के रिस्पेक्ट में तो कम जनसंख्या है, लेकिन उस क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अधिक लोग हैं। ये बात समझ में आता है? से एक घर में 4 लोग हैं, उसके यहाँ 4 किलो दूध आता है। एक घर में 2 लोग हैं, लेकिन 8 किलो दूध आता है। तो दूसरे वाले में समझ में आ रहा है कि नहीं? कम लोग और बहुत अधिक दूध का मिलना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? हा? तो शिवहर में अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा रह रहे, इसलिए जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है, लेकिन जनसंख्या कम है। सबसे कम जनसंख्या कहां है? शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। तो ये 5 कम वाले में और 5 ज्यादा वाले में, दोनों में ध्यान में रखना है। सबसे अधिक जो जनसंख्या का वृद्धि रहा है वो मधेपुरा में रहा है। कहां रहा है? और बिहार के जितने भी उत्तरी पूर्वी जिले हैं उस सब में जनसंख्या सबसे अधिक तेजी से बढ़ा है। देखो, ये उत्तरी, ये पूर्वी, इधर किशनगंज हो गया, इधर आपका जो है मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, सब में सबसे ज्यादा है। देखो, सबसे अधिक कहां बढ़ा हुआ है? 31%। कितना प्रतिशत? बिहार का दशकीय जनसंख्या का ग्रोथ है 25%। कितना है? जो ऑलरेडी भारत के जो है जनसंख्या ग्रोथ से अधिक है। भारत में कितना परसेंट बोले थे? 17% बोले थे दशकीय वृद्धि। बिहार का 25%। बिहार में भी सबसे ज्यादा जो है वो मधेपुरा का है। किसका है? 31.2%। सबसे अधिक जनसंख्या का विस्फोट जो है यही मधेपुरा में हो रहा है।
समझ में आया? और सभी जिले इधर का है। देखो दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर अररिया, चौथे नंबर पर, चौथे पांचवें नंबर पे यहाँ केवल एक पूर्वी चंपारण है, बाकी सब इधर के जिले। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हो गया, मधेपुरा में। कहाँ है, ये दो डेटा को याद रखना है। बिहार का दशकीय वृद्धि 25% और मधेपुरा का जो है अकेले 31 पॉइंट। सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि कहाँ है, मधेपुरा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे कम गोपालगंज में। कहाँ है सबसे कम, हाँ यहीं पर आपको एक बात और याद रखना है कि सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही है। बिहार का एकमात्र जिला है जहां का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बात समझ में आया, 1021। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1000। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 19 पॉइंट। उससे कम देखा जाए तो दरभंगा, उससे कम मुंगेर और उससे कम रोहतास, सबसे कम शेखपुरा। सबसे अधिक में मधेपुरा और सबसे कम में शेखपुरा, दोनों याद रखना है। सबसे अधिक में मधेपुरा और सबसे कम में शेखपुरा। ठीक है, तो इस लाइन को देखिए, यहां लिखा हुआ है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि 25.4 25.4% है, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से, अच्छा राष्ट्रीय वृद्धि दर है 17.7 जो बताया है, उससे 7.7% जो है अधिक है। इसको हमने डिस्कस किया है कि राष्ट्रीय जो आपका वृद्धि दर है प्रत्येक 10 वर्ष में जो दशकीय जनसंख्या का, वो 17.7 है। कितना है, जबकि बिहार का कितना है, तो बिहार ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले जहां पॉपुलेशन का डेंसिटी अधिक है, तो सबसे अधिक कहां बताए थे, सबसे अधिक शिवहर। कितना लोग रहता है, 1800 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 1880। दूसरे नंबर पर उसके बाद दरभंगा, वैशाली और ये जरूर याद रखिएगा शिवहर। ठीक है, सबसे कम वाला में आएगा तो कैमूर है। कहां है, दो कारण महत्वपूर्ण बताया था हमने। कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार बहुत है और कैमूर में 1% सबसे अधिक है, 1% अधिक है कैमूर में पहाड़ियों का विस्तार। तो थोड़ा सा जनसंख्या पर जो है वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, कम जनसंख्या का विस्तार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे कम कहां है, कैमूर। उसके बाद जमुई में 568, फिर बांका, पश्चिम चंपारण और दो याद रखना है कम से कम। सबसे ज्यादा कहां, कितना व्यक्ति, सबसे कम कहां, कितना व्यक्ति, 400। और यहीं से आपको रिलेट करके याद कर लेना है कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व कैमूर में है, सबसे अधिक 1% जो है वो कैमूर में है। सबसे अधिक 1% कहां है, कैमूर में। याद रहेगा। अनुसूचित जातियों के विषय में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केवल एक जिला याद रखना जहां सबसे अधिक है, गया। सबसे अधिक अगर कहा जाए अनुसूचित जाति के विषय में, शेड्यूल कास्ट के विषय में, तो कहां है, गया में। बस एक ही याद रखना है। अनुसूचित जनजाति में अगर कहेगा तो सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहां है, अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहां है, पश्चिमी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो है 5 जिले, सबसे कम जो है वो शिवहर में है। सबसे कम कहां है, इसको नहीं भी याद रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा वाला केवल याद रखना है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहां है, अनुसूचित जनजाति सबसे पश्चिमी। चलिए अब लिंगानुपात को देखिए, तो टॉप 5 जिले इसमें याद रखना है आपको। सबसे अधिक कहां है, बिहार का एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 1000 से। कौन सा जिला, गोपालगंज। 1021 है टोटल। कितना है, कई किताबों में 1020 भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें घबराना नहीं। परीक्षा में अगर पूछेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है?
दूसरे नंबर पर कौन सा है? सिवान में कितना? सारण में 954, किशनगंज में 950 और नवादा में 900। दो याद रखो केवल, ठीक है, दो याद रखना है। सबसे ज्यादा कहां? सबसे ज्यादा, उसके बाद सिवान में कितना? सारण में 900, किशनगंज में 900, नवादा में 949। याद रहेगा। सबसे ज्यादा गोपालगंज, कितना? 1000। दूसरे नंबर पे सारण, सारण में 900। चलिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। सबसे कम कहां है? 876 लोग। कितने? 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितना? 800। तो सबसे कम कहां है? उसके बाद 800, उसके बाद खगड़िया 800, शिवहर 800, बेगूसराय और वैशाली दोनों में 800। 800। तो सबसे कम वाला में आपको याद रखना है मुंगेर। क्या याद रखोगे? 800। सबसे ज्यादा वाले में गोपालगंज में कितना? 1000। ज्यादा में गोपालगंज, कम में, ज्यादा में गोपालगंज, कम में 1021 और 876। मिल जाएगा, पीडीएफ आ रहा है, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। आप लोग इधर फोकस बनाए हो रहे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, निश्चिंत रहिए उसके लिए। हाँ, तुम लोग लेके थोड़े आओगे, तुम लोग आराम से यहाँ देखो क्लास। एक्साइटमेंट के लेवल पीडीएफ के लिए ज्यादा है नहीं। सर हम लोग का कमेंट देखिए, तुम लोग का कमेंट बताओ क्या बात है, इन लोगों का कमेंट में क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़े हम लोग। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो है वो 5 जिलों को देखना है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहां है जरा बताओ? सबसे अधिक लिटरेसी रेट रोहतास में है, पुरुष में भी और महिला में भी, ठीक है, पुरुष में भी। और सबसे अधिक पुरुष कहां पढ़े लिखे हैं? और सबसे अधिक महिला कहां पढ़ी लिखी है? बताओ तो कितने लोग रोहतास से हो? है तो कोई नहीं, कैसे हो सकता है? कोई नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा कि ठीक है, समझ गया। जो रोहतास का है वही हाथ उठाना, ठीक है, अगल बगल पूर्णिया वाला मत कोई उठा देना चाहिए। चलो समझ गए, ठीक है। सबसे अधिक कहां? दूसरे नंबर पे भोजपुर, मुंगेर, और सबसे कम में पूर्णिया। सबसे कम में कहां? सबसे कम में कहां? सबसे ज्यादा में कहां? उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सर। देखो अब दोनों बात समझो, ध्यान से सुनना। अरे सुन लो बढ़िया से, पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। पहला बात तो ये कि सबसे अधिक कहेगा तो रोहतास, और सबसे कम कहेगा तो, सर्वाधिक पुरुष कहेगा तो रोहतास, सर्वाधिक महिला कहेगा तब भी रोहतास, सबसे कम पुरुष कहेगा तो पूर्णिया, सबसे कम महिला कहेगा तो सहरसा। बात समझ में आया? समझ गए? कितने प्रश्न बन गए? 6 प्रश्न बन गए। अगर कोई पुरुष और महिला का तुलना नहीं किया गया है तो सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा? सबसे कम साक्षर जिला? सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला? सर्वाधिक महिला साक्षर जिला? सबसे कम पुरुष साक्षर जिला? सबसे कम महिला साक्षर जिला? महिला में यहां सहरसा हो जाएगा। बात समझ में आया? यही चेंज करना है आपको। चलो ये देखो, यहां दिख भी गया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में 82.88%, सबसे अधिक महिला भी यहीं पर 62.97%। जो हमने थोड़ी देर पहले प्रोबेबिलिटी बनाकर दिखाया वो समझ में आया? 6 प्रश्न ये नहीं, अरे 6 प्रश्न वहां से पूछेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं पूछा है, केवल ये लिखा है कि सर्वाधिक
सर्वाधिक साक्षर केवल लिखा, बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, रोहतास। सबसे कम साक्षर, सबसे कम लिटरेसी रेट बताओ क्या हो जाएगा? चलो आगे बताना। सबसे अधिक पुरुष, सर्वाधिक पुरुष कहे तो क्या हो जाएगा? रोहतास। सर्वाधिक महिला कहे तो? हाँ, ये भी रोहतास हो जाएगा। बताओ सबसे कम पुरुष कहे तो? हाँ, कम पुरुष कहे तो पूर्णिया, और कम महिला कहे तो? कम महिला कह दे तो क्या हो गया? सहरसा। चलो यही याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। बिहार में नगरीकरण या शहरीकरण, हाँ किस में? उसको रखो ना भी अब इसको रखो, देख लेंगे। अभी उसको रखो। तुम्हारा हरा वाला किताब है, पीला वाला से एक बार मिला लो ठीक है, आगे आगे बढ़ लेते, पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है, बाकी समस्या को देखा जाए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में है, कहाँ है? सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है बिहार में? सबसे अधिक शहरीकरण मतलब जहां की जनसंख्या अधिक शहरों में रहती है वो क्या है? पटना। 43%। कितना परसेंट? उसके बाद भागलपुर, कहां बोला? फिर गया, बेगूसराय, और सबसे अधिक वाला याद रखना है केवल, ठीक है, पटना। सबसे कम बताओ, सबसे कम में शिवहर है। कुछ ऐसा मतलब मिलेगा डेटा जिसमें शिवहर, शेखपुरा, मुंगेर ये सब में कम मिलना ही मिलना है, ठीक है। जिला के प्रकृति देख के पता चल जाता है कि कम मिलने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? कम क्षेत्रफल, ज्यादा जनसंख्या, दो तीन कारण से प्रभावित करेगा। डेंसिटी बढ़ा देगा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कर देगा। और समझ में आया कि नहीं आया? जब जो है यहां पर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ जाएगा, उद्योग तो है नहीं कुछ, तो प्रति व्यक्ति आय भी उसमें कम जाएगा। आय 11 का। आगे देखिएगा, इसमें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे कहां है? और अरवल, कैमूर, खगड़िया और शिवहर याद रखना सबसे ज्यादा। सबसे अधिक अगर कहा जाए तो कम जो है वो आपका नगरीय जनसंख्या मतलब शहर में सबसे कम लोग रहते हैं। बिहार में कुछ जनजाति लोग हैं, और इसमें देखिए सबसे अधिक जो है वो संथाल है। कौन सा है? बिहार में अभी भी जनजातियों का जो है निवास स्थान बना हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण है दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार का होना। बिहार के ठीक दक्षिण में जो आपका झारखंड का हिस्सा दिखता है, जो छोटा नागपुर का पठार है, तो जो कोडरमा दिख गया, हजारीबाग दिख गया, तो इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही जनजाति रहते थे, ट्राइब्स रहते थे। तो आपने कई सारे विद्रोह भी देखा, जैसे संथाल देखा होगा, है ना, मुंडा देखा, और भी कई सारे, है ना, हो विद्रोह आपको बताया होगा हमने, उराव जनजाति का, फिर है ना। तो वो जनजाति अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वो जनजातियों का निवास स्थान बिहार भी है। कहां है? तो तमाम जनजातियों में बिहार में सबसे ज्यादा जो है वो संथाल है। कौन है? बिहार में सबसे अधिक कौन सा जनजाति है? कौन सा ट्राइब है? संथाल। यह बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति है। ये पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जो है जगह पर निवास करता है। यह आदिवासी मुख्य रूप से झारखंड में रहता है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। याद आ रहा है? हाँ, संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1804। प्रमुख नेता का नाम बताओ, लीडर। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, चार लोग थे ना। भाई था सिद्धू, कानू, और चांद, भैरव। अगला देखना, उराव जनजाति। दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में, भागलपुर, यह ज्यादातर झारखंड में पाया जाता है। ज्यादातर बिहार में भागलपुर में, और उससे ज्यादा झारखंड, तो विशेष याद रखना नहीं है। अगला देखो, गोंड है। क्या है? छपरा में, चंपारण में, और रोहतक। जनजाति आपको दिखता है गांव वगैरह में, देखिए कई जगह पर जो है वो बगीचा वगैरह में रहेगा। नहीं, बगीचा में ज्यादा रहे, अरे जंगल वाले हिस्से में
तो जनजाति के लिए तुम क्या फ्लैट फ्लैट लेके रह रहा है सब। बहुत रेयर यानी कम लोग हैं जो कि अपना जिसका घर है। ज्यादातर जो ट्राइब्स है वो घुमंतु है। कैसा है? हा? पटना में भी कुछ कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ झुंड में आपको दिखेगा। मगध में उसको गुलगुलिया कहते हैं। एक साथ 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे। अच्छा पता है, बहुत लंबा भाला लिए हुए रहता है जी। घर में घुस करके बिल्ली मार देगी। समझ में? बिल्ली वगैरह मारने में एकदम एक्सपर्ट। और अभी भी एकदम पुराना तरीके से खाएगा। पहले बिल्ली को लाएगा, उसमें भाला घुसाएगा, आग जलाएगा, उसको रोस्ट करेगा घुमा करके एकदम। हाँ, शोले मूवी देखे हो? उसमें जो अमजद खान आता है कैसे पकाता है, देखते हो घूमते रहता है एकदम। एकदम से तंदूरी बना करके खाता है वो लोग। समझ में आया सभी को? सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइब है बिहार में? सबसे ज्यादा कौन सा है? संथाल के अलावा कौन सा बताया? उराव के बाद गोंड। कौन सा है? छपरा, चंपारण और रोहतास के क्षेत्र में है। उसके बाद है गोराइत। गोराइत बिहार के गया और भोजपुर। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रियाई समूह की है। इसके सामाजिक जीवन में जो है परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ये क्या नाम इसका? गोराइत। आपसे प्रश्न पता है क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति बिहार में नहीं पाया जाता है? 3 रहेगा बिहार वाला और 1 रहेगा बिहार के। समझ में आया? या तो कौन कौन सा पाया जाता है, तो केवल 1, 1 2, 1 2 3। ये मतलब अलग अलग फेज का है। आपने इसको तो पढ़ा होगा पहले ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा है? मतलब इन लोगों का प्रकृति होता है, सब एक जैसे मिले जुले नहीं है। सबका अपना अलग अलग मान्यता होता है, अलग अलग तरीके से रहन सहन होता है। हाँ, खैरवार में बताएंगे, अभी चिंता क्या कर रहे हो? रोहतास में रहता है। देखो, ये रोहतास या रोहतास के आसपास में। अगला देखो, बिहार की अन्य जनजाति जैसे कि चेरा, कोरा, कोरवा और मुंडा। तुम लोग का हुलिया देख के लग रहा है इसी में से शामिल हो तुम लोग सब। यहां से बाहर के नहीं जा रहे हो तुम लोग। हाँ? संथाल कितने लोग बताओ? है तो ये गर्व की बात है, ऐसा नहीं कि बताओ। कुछ लोग संथाल है तो कुछ लोग गोराई थे, है ना? तो सबसे अधिक कौन सा है बिहार में? सबसे अधिक। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। पीडीएफ आप लोग को नहीं मिला जी? आकाश, पीडीएफ का अपडेट देखो इन लोग का क्या कहां तक आया है। अभी पता करता हूं मैं। चलो ठीक है, मैं अभी देख रहा हूं। कल वाला नहीं मिला? आप कल आए थे तो नहीं आए थे तो बगल वाले से फोटो कॉपी करवा लीजिए। क्या? पढ़ते रहो तुम लोग, पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा, ठीक है? अरे मिल जाएगा, क्लास के बाद ले लेना, ठीक है? 2021 की जातीय जनगणना हुआ है और कुछ डेटा है उसमें जो है आपको बताना है, वो आपको क्लास के एंड में हम बता देंगे, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, अभी आ रहा है, अभी आने के क्रम में है। समझ में आया? इन लोगों को भी थोड़ा मौका दो, प्रिंट आउट हो रहा है, मशीन को कितना दौड़ाएगा बताओ? चलो अब आगे चुपचाप सुनो, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं पढ़ना है तो केवल पीडीएफ बंटवा देंगे। पढ़ना है तो चुप रहो। इतना हल्ला क्यों हो रहा है पहले ये बताओ? शांत रहो नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास तो हल्ला करोगे? अभी शांत रहो, पढ़ लो, नहीं तो शाम तक पढ़ाएंगे फिर, सोच लो। कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो शांत रहो एकदम। आगे देखो, आर्ट एंड कल्चर, बिहार का कला और संस्कृति, कला और
तो इसमें कुछ आपको याद रखना है महत्वपूर्ण, जो एंशिएंट टाइम का है, यहीं से पूछा जाएगा। तो प्राचीन समय में, हालांकि जब मेंस में ये चैप्टर जब चलेगा, ये टॉपिक, तो 1 हफ्ता तक क्लास चलेगा, 1 वीक तक, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से 1 दिन में सब खत्म। ठीक है, 5 मिनट। चलो, प्रीलिम्स में प्रश्न ना के बराबर या एक कभी कभी आता है, ठीक है। मेंस में बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना। तो सबसे पहला इसमें है जो कि मौर्य कला है। क्या है? मौर्य काल में जो कला विकसित हुई है इसी को कहते हैं मौर्य कला। क्या कहेंगे? मौर्य कला, मौर्य काल के दौरान, और इसके कुछ जो एग्जाम्पल है वही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहला बात ये समझिएगा, जब भी कोई आर्ट एंड कल्चर का विकास होगा वो तभी संभव है जब वहां का राजा एकदम हर तरीके से मजबूत हो, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक तौर तरीके पर, साम्राज्य का विस्तार में, और तभी लंबे अरसे तक कोई राजा का जो है साम्राज्य चलता है या कोई वंश चलता है, तभी कोई ना कोई आर्ट एंड कल्चर का विकास होता है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई राजा मात्र 5 वर्ष के लिए बना, उसके बाद वंश भी खत्म हो गया। वैसे में कोई आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें अगर देखा जाए तो वो डेवलप नहीं करेगा, बहुत लंबे अरसे तक कोई वंश चलेगा और मजबूत शासन व्यवस्था, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं कोई विशेष जो है वो आर्ट और कल्चर को डेवलप होने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दिन में ऐसा नहीं कि राजा बोल दिए कि ऐसा मूर्ति बनाना है या ऐसा कल्चर अपनाना है, वो बहुत लंबा अरसा लगता है। राजा की प्रकृति, उस वंश का पूरा प्रकृति तब जाकर के डेवलप होता है। तो मौर्य काल के विषय में अगर कहा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये पाटलिपुत्र इसका केंद्र रहा मौर्य काल के दौरान, और लंबे अरसे तक ये वंश चला और एक से एक मजबूत शासक रहे साम्राज्य को मजबूत करने में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य रहे, बिंदुसार रहे, अशोक रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सभी साम्राज्य को मजबूत किया, और इस समय जो डेवलप हुआ वो जो कला है आर्ट का नाम हुआ मौर्य कला। क्या हुआ? तो उसके कुछ उदाहरण अभी भी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जिसका नाम है राजप्रसाद। क्या नाम है? उसके अलावा बराबर में बनाए गए गुफा, वो अभी भी प्रमाणित है हमारे यहाँ, उसको हम साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। उसके अलावे अशोक के जितने भी स्तंभ बिहार में प्राप्त हुए हैं वो सब को हम जो है प्रमाण के तौर पर देख सकते हैं। तो इसमें यही 3 प्रमुख होगा, जिसमें एक तो राजप्रसाद जो महल का नाम है, स्तंभ जो जनरली अशोक का दिखेगा, स्तूप जो कि बौद्ध धर्म का एक जो है कह सकते हैं समाधि स्थल, चैत्य भी इसमें लिख सकते हैं जो उसका पूजनीय स्थल होता है, बौद्धों का जो है पूजनीय स्थल जिसको चैत्य कहते हैं, पूजनीय स्थल क्या इसको बोलेंगे, और स्तूप मतलब समाधि। इसके अलावा गुफा, ये सभी जो है स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण है जिसको हम अभी भी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे पटना के कुम्हरार में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जिसका नाम है राजप्रसाद। क्या नाम है? तो जिस समय मौर्य वंश चल रहा है, मौर्य डायनेस्टी है, उस समय जो प्रशासन का केंद्र था वो पाटलिपुत्र था। क्या था? हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। ऐसे में तो तुम लोग का आवाज निकलेगा नहीं, ठीक है, और हल्ला करने बोलो तो एक से करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र कहां है? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने लिए एक बहुत ही भव्य महल बनवाया है और उसका नाम है राजप्रसाद। क्या नाम है? महल का नाम क्या है? एक बहुत ही विशिष्ट महल है, और अगर इस महल के विषय में कहा जाए तो इसका छत और फर्श दोनों लकड़ी का बना हुआ था। बात समझ में आ रहा है? इस महल का छत और फर्श कैसा बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है, और बीच में जो स्तंभ है वो चुनार से लाए गए जो है बलुआ पत्थर के बने हुए, एकात्म किस्म का है, मतलब कि एक साथ में, एक साथ, जैसे ऐसा नहीं कि पत्थरों को जोड़ जोड़ करके नहीं बनाया गया है, एक साथ में पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ, उसी को कहते हैं एकास्म। एकास्म पत्थर के बने हुए ये स्तंभ थे। बात समझ में आ रहा है? तो पहला बात ये पूछा जाएगा अगर आपसे कि राजप्रसाद किस चीज का नाम है, बताओ। राजप्रसाद जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का महल है। बताओ कहां स्थित है? लकड़ी का बना हुआ महल,
लकड़ी का बना महल, इसमें हमने दो बातें कहा। इसका फर्श अगर कहा जाए तो ये भी लकड़ी का है, और अगर कहा जाए छत, ये भी। चलो आगे देखना, इसके स्तंभ जो है, ठीक है, चुनार के लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ, इसका प्रमाण अभी भी देखने को आपको मिल सकता है। तो आप जब कुमरार पार्क में जाएंगे तो इसको आप लोग देख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, नहीं दिखता है, गूगल से भी देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है वहां जाकर के तो साथ में तुम लोग के साथ घूमने चले। चलो अभी कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इसको हम सोचेंगे। इतना लोग को लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है? पूरा व्यवस्था पार्क का गौड़ा जाएगा। चलो ये जो है एकाश्म पत्थर है, इसका मतलब हुआ है कि एक पत्थर का ही ये बना हुआ है। इस पर एक विशेष पॉलिश रहता था जिसको ओप कहते थे। इस पर एक पॉलिश है जिसको क्या कहा जाता था? पॉलिश का नाम है ओप। पता है इसमें क्या होता था? एकदम चमकदार दिखता था पूरा स्तंभ। पॉलिश को क्या कहते थे? ओप कहते थे, जो स्तंभ है इसी में। अब ये टोटल स्तंभ की संख्या लगभग 80 है। लगभग 80 कहने का मतलब क्या होता है बताते हैं। कुछ किताब में 84 लिखा हुआ रहेगा, और कुछ किताब में 80 रहेगा, और कुछ में 81 रहेगा। इसी को बोलते हैं लगभग 80। समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर किसी में 84 लिखा हुआ है तो ये भी सही है, 80 भी ठीक है, 81 भी। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना प्रमाण हमको मिलेगा किताबों में वही लिखा हुआ रहेगा। चलो अगर इस महल के विषय में कुछ और कहे तो इसकी लंबाई 140 फुट थी। सब पता होना चाहिए आपको। बताओ कितना लंबाई है? और इसका जो चौड़ाई था 100। कई विदेशी यहां पर आए और इसका जो है खूब प्रशंसा किए। बात समझ में आया? तो एक विदेशी ने इसको देख करके क्या कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत होता है। कैसा? ये मानव के कल्पना से बाहर है, इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन है कि मानव ने इसको नहीं बनाया। किसने बनाया है? देवताओं ने बनाया है। और इस बात को कहने वाला कौन है बताओ? बस हो गया, सबका गलती है। इस बात को कहा है फाहियान ने। चीनी यात्री फाहियान ने क्या कहा है? मानव निर्मित नहीं बल्कि, मानव निर्मित नहीं बल्कि कैसा है? देव निर्मित है। किसके बारे में कहा? इसी प्रकार से एक विदेशी जिसका नाम है एरियन, एलियन नहीं एरियन, क्या नाम है? और उसने इसका तुलना किया है एक शहर जिसका नाम है सूसा, ईरान में एक शहर जिसका नाम है सूसा, और कहा कि यह तो सूसा से भी ज्यादा खूबसूरत शहर है पाटलिपुत्र। और सबसे अधिक प्रशंसा इसने किया है राजप्रसाद का। किसका? तो दो का याद रखना है कम से कम, एक तो फाहियान का और दूसरा, और जो यहाँ मेघस्थनी जो उसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का चर्चा किया है उसने भी जिक्र किया है राजप्रसाद का। लेकिन दो लोगों का आपको विशेष करके याद रखना है। बताओ मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित, किसने कहा है? किसने कहा है? फाहियान ने कहा है। और बताओ सूसा से किसने कंपेयर किया है? एरियन ने। किसने? चलो बहुत बढ़िया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्तंभ का निर्माण कराना शुरू किया था। धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ का निर्माण। स्तंभ समझते आप लोग? एक ऐसा पिलर जिसमें धर्म से संबंधित बातें लिखेगा अशोक, अलग अलग जगह पे रहेगा। अच्छा, अशोक को यह बात बहुत पहले से पता था कि अगर कोई प्रमाण के तौर पर हम लंबे अरसे तक छोड़ सकते हैं कोई अगर जो है साक्ष्य, तो वो पत्थर पर गुदवाना। बात समझ में आया कि नहीं आया? उस समय कोई कंप्यूटर तो है नहीं। अरे कंप्यूटर तो, अरे इधर क्या देख रहे हो, मिल जाएगा यार, जलेबी थोड़े मिल रहा है, सब इधर ही देख रहा है। तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा क्या? बता रहे वो सुनेगा नहीं और कहेगा कि बस खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। खत्म तो होगा नहीं जब पढ़ोगे नहीं तो।
अशोक को यह बात बहुत पहले से पता था कि अगर कोई साक्ष्य के रूप में हम छोड़ सकते हैं तो पत्थरों पर अपनी बातों को लिखवाना। कारण क्या है कि उस समय अगर कोई लंबे अरसे तक कुछ चल सकता है तो पत्थर पर लिखवाए हुए चीज, कंप्यूटर तो है नहीं कि डेटा सेव कर दिया इंटरनेट पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अशोक का दिलचस्पी बहुत अधिक था पत्थरों पर जो है ना अभिलेख लिखवाने का। बात समझ में आ रहा है? अब उसमें कुछ स्तंभ लेख रहे हैं, है ना, कुछ गुहा लेख यानी कि जो गुफा में लिखे गए हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने लिखवाया, और इस कारण से कि उनके बारे में लोग जाने। अभी भी ऐसा दिलचस्पी होता है नेता लोगों को, नेता जो लीडर्स होते हैं ना, अरे गांव के मुखिया भी रहता है जो कहीं पर कोई चापाकल लगवाएगा, चाहे तो कोई रास्ता बनवाया है, सामने लिखवा देगा, है ना, इस नली इस गली का निर्माण इस पंचायत के मुखिया इसके द्वारा इस तिथि को किया गया है। नहीं करता है, किस लिए? कि नाम हो सके लंबे अरसे तक। ठीक है, तो बचपन में जब अपने नानी के घर पे गए तो वहां भी हम देखे कि एक चापाकल लगा था, पहले हैंडपंप रहता था, बड़ा वाला नहीं लगता था, तो उसमें लिखाया है कि फलाना पंचायत के मुखिया ठिकाना बाबू के द्वारा ठीक है, इस चापाकल को लगाया गया, इस हैंडपंप को लगाया गया। ठीक है, 6 महीना के बाद जब दोबारा गए, अगर हल्ला करोगे और तेज करेंगे वॉल्यूम हम। ठीक है, 6 महीना के बाद जब दोबारा गए तो देखे कि चापाकल का हैंडल गायब है, लेकिन अभी भी एकदम लिखा हुआ बढ़िया था कि इस पंचायत के मुखिया इसके द्वारा इस हैंडपंप का निर्माण, वो एकदम वैसे ही था। तीसरी बार गए तो उसका पैंडल भी गायब है, और चौथी बार गए तो उसमें भैंस बांधा हुआ था लेकिन अभी भी जो लिखा हुआ था एकदम ठीक वैसा ही दिख रहा था। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन वो प्रमाण लंबे अरसे तक रहेगा। तो अशोक का बहुत बड़ा जो है दिलचस्पी था। तो बिहार से कुछ स्तंभ निकले हैं, जैसे लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिम चंपारण में है, लौरिया अरेरा जो कि पूर्वी चंपारण में है, और तीसरा रामपुरवा। तो ये 3 याद रखना है आपको। ठीक है, यह आप लोगों के लिए उदाहरण है। पहला कहां बोला? लौरिया नंदनगढ़, दूसरा लौरिया अरेराज, और तीसरा रामपुरवा। ये सभी किसके स्तंभ लेख है? किसके हैं? अशोक के शासन काल में, यानी कि मौर्य काल के दौरान बनाया गया। ठीक है, चलो ये एकाश्म पत्थर वाली बातें हैं, इसको चलो। अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर में 4 गुफाएं बनवाया था। कितने? बताओ कौन कौन? लोमस ऋषि, क्या बोला हमने? लोमस, दूसरा बताओ कर्ण चौपर, और बताओ सुदामा, है ना, गुफा, और एक है विश्व झोपड़ी। क्या है? विश्व। ये जो है गुफा का नाम है, किस समय बना है? मौर्य काल में। किस समय बना है? तो इसीलिए हमारे लिए मौर्य कला का उदाहरण है। किसके लिए उदाहरण है? अशोक ने बराबर में कितने गुफाओं का निर्माण किया? 4। किसके लिए? आजीवक। तो जब मेंस में यही पढ़ोगे तो पूरा गुफा का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या विविधता है। इन्हीं का पोता का नाम जो है वो है दशरथ। क्या नाम है? तो दशरथ ने जो है वो इसी के बगल में नागार्जुन, क्या बोला हमने? नागार्जुन गुफाओं का निर्माण किया था, और यहां पर 3 गुफाएं बनाई गई थी। तो बराबर के गुफा जो है वो जहानाबाद और गया के बाउंड्री पर। समझ में आया? बराबर की गुफा कहाँ है जी? एक तो जहानाबाद में लिखा रहेगा, और एक साथ साथ में गया भी, दोनों के सीमा पर स्थित है, इसलिए दोनों जगह लोग कंसिडर कर लेते हैं। अभी एक बहुत बड़ा घटना हुआ था यहाँ पर, पता है आप लोगों को? लगभग 30 लोग मारे गए थे भागदड़ में। तो दोनों जगह का पेपर छापा। जहानाबाद में ऐसा छापा गया कि जहानाबाद में, है ना, ठीक है, कौन है जी चश्मा वाला पिलर नंबर 4 के पास हल्ला कर रहा है बहुत? बताओ। चलो, उसके अलावा अगर कहा जाए तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुआ है जो कि मौर्य काल के दौरान बना है। यक्ष यक्षिणी जानते हो? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां देवता तो नहीं लेकिन देवदूत के जैसा, ठीक है,
ऐसा जो कि देवदूत के जैसा हो, जिसका पूजा किया जाता था। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो मिला है, यक्षिणी वाला जरूर याद रखिएगा। यक्षिणी जो मिला है ये पटना के दीदारगंज से, पटना के, ये पूछा जाएगा, मतलब मैं बता रहा हूं सच में पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिली है? पटना के दीदारगंज से मिला है यक्षिणी की मूर्ति। तो मौर्य काल के दौरान जो है, ठीक है, पटना के लोहानीपुर में भी है यक्ष की मूर्ति मिली है। दीदारगंज से जो है यक्षिणी की मूर्ति मिली है। चलो, मौर्य काल के दौरान इतना ही आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आगे जो है पाल काल के दौरान पाल कला, ठीक है, और इसमें याद रखो कुछ एग्जाम्पल कि कुछ मूर्ति मिला है जिसमें कि ओदंतपुरी में, कहा बोला हमने, तथा विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण थे। बताओ ओदंतपुरी कौन बनाया था? पढ़ाए, हम ऑलरेडी पढ़ाए। ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किसने किया है? बताओ। विक्रमशिला, धर्मपाल। कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल और ओदंतपुरी को गोपाल ने बनाया। तो इसका जो आपके अवशेष है अभी भी हमें देखने को मिलेगा। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार का कौन सा जगह? पढ़ाए सब हम। बिहार शरीफ। और विक्रमशिला मतलब भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर जो है वो पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण। आगे बढ़े। इस समय जो मूर्तियां बन रहा है वो काले बेसाल्ट पत्थर के बनते थे, ठीक है। पाल काल में मूर्ति कला में है ना पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग होता था, ठीक है। धीमन एवं बिठपाल ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। तो इधर खुद भी जो है वो कहा जाए अगर तो एक वंश के, और इधर धीमन का बेटा ही था बिठपाल। धीमन और इसका बेटा का नाम क्या है? दोनों पाल वंश के दौरान जो है जो प्रमुख जो है मूर्तिकार थे। अब चित्रकला में देखना तो मध्यकाल के दौरान जो है चित्रकला, मध्यकाल के अंत में और जो है मॉडर्न काल के, मॉडर्न टाइम के जो है शुरुआत में पटना में जो विकसित हुआ इसका नाम था पटना कलम। क्या था? अब ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं यहां पर। देखो, जब मुगल शासक औरंगजेब, किसका नाम बोले हम? जब मुगल शासक औरंगजेब था तो औरंगजेब को जो है वो चित्रकला से बड़ा जो है घृणा था। बात समझ में आया? और घृणा होने के पीछे तर्क भी कुछ है। औरंगजेब ऐसा व्यक्ति है, ऐसा शासक था जो बहुत ही अधिक शरीयत से चलने वाला था। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए उसको जिंदा पीर भी कहा गया। जिंदा पीर, पीर का मतलब यह हो गया कि हर एक काम को शरीयत से, नियम कानून से करेगा। आपने नाम सुना है पीर बाबा का, ऐसा बोलते हैं ना। तो पीर का मतलब ही यही होता है कि हर एक काम को, ठीक है, शरीयत से करने वाला, साधु संत की भांति। समझ में आया सभी को? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या तर्क दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाने का अधिकार किसी भी मूर्तिकार या चित्रकारी को नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा कोई बना सकता है तो केवल और केवल अल्लाह बना सकता है। कौन बना सकता है? और उसका कॉपी करना, है ना, उसका कॉपी करना अल्लाह का तौहीन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी चेहरा देना केवल और केवल ईश्वर का काम है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चित्रकारी इसको कर रहा है मतलब कि वो गलत काम कर रहा है। ठीक इसके पहले जब हम बात करें शाहजहां का, जहांगीर का, जहांगीर का तो चित्रकारी में सबसे अधिक दिलचस्पी था। किसका? तो जहांगीर को, जब जहांगीर का कोई चित्र बना देता था, कोई चित्रकारी कहीं दीवार पर बना दिया, तो ऐसे में बहुत खुश होते थे जो है जहांगीर, कहते थे वाह एकदम हू बहू उतार दिया। और चित्रकारियों का इतना अधिक मूल्य था। अरे हल्ला करोगे, चुपचाप शांति से सुनो ना। अरे तुम लोग हद कर दियो यार, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है बता दो। तो सुना रहे तो सुनो, कम से कम परीक्षा में तो पूछता ही यही सब। जहांगीर का क्या कहना है कि अगर कोई उसी का चित्र हूबहू उतार दिया तो उसको लग रहा है कि इसके अंदर जो कारीगरी की क्षमता है वो एकदम ईश्वर के जैसा है। उसका तुलना ये कह रहा है।
और इसीलिए चित्रकारों का या मूर्तिकारों का इतना अधिक मूल्य था कि जहांगीर इन लोगों को जागीर भी देता था। मतलब कहीं पर दे दिया 100 बीघा जमीन। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई बहुत बेहतरीन जो है चित्रकारी है तो उसको 100 बीघा जमीन मिल रहा है और रहने के लिए पूरा ठाट बाट, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं जहांगीर के काल में। अब खुद सोचो कि कितना महत्वपूर्ण एक पद हुआ करता था चित्रकारी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहांगीर के शासनकाल में। किस शासनकाल में? वही जब औरंगजेब का शासनकाल पहुंचा तो औरंगजेब ने तो पहले तो ये कहा कि किसी को चित्र नहीं बनाना है, हमको पसंद नहीं है। दूसरा, अगर कोई बना देता था उसको दीवार में एकदम से चुनवा देता था। बात समझ में आ रहा है? सबको मार के भगा दिया और इस कारण से चित्रकारों को जो है संरक्षण मिलना कम हो गया। तो यही जितने भी मुगल दरबार में चित्रकारी लोग रहते थे सब दिल्ली को छोड़ने लग गया। कहां छोड़ने लग गया? अरे जितने भी पहले थे सब मुगल दरबार में रहते थे यहां दिल्ली में, तो जितने भी यहां पर जो है आर्टिस्ट है सब दिल्ली को छोड़ करके और इधर बंगाल शिफ्ट होने लग गया। और बंगाल के ही बगल में है बिहार। क्या है? तो मुगल काल में चित्रकला को अगर देखा जाए तो जहांगीर के शासन काल में एकदम चरम पे था, पिक पर था। उस समय अगर कोई चित्रकार है, मतलब समझ लो सबसे महत्व, जैसे अभी डीएम वगैरह कैसा तुम समझ रहे हो एकदम, अरे जिला पदाधिकारी कैसे समझ रहे हो, इस लेवल का भौकाल था उस समय। अगर कोई चित्रकारी है मतलब एकदम अव्वल दर्जे का, उनको सब सुविधा दिया जाएगा राजा की तरफ से। वही जब औरंगजेब का शासन काल आया सबको दिल्ली से भगा दिया, बोला कि अगर कोई बनाएगा एकदम सबको दीवार में चुनवा देंगे। और समझ में आ रहा है? डर के मारे सब भाग गया। लेकिन समस्या क्या हुआ, ध्यान से समझो। जितना जमीन था सब वापस ले लिया गया। इनके पुरखों का जितना जमीन था सब वापस ले लिया चित्रकारियों से। ये लोग भाग करके जब बंगाल में शिफ्ट हुए हैं और बिहार में शिफ्ट हुए हैं, इन लोगों को लगने लगा कि अपना भरण पोषण कैसे होगा। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई मूर्तिकार है तो मूर्ति नहीं बनाएगा तो कैसे भरण पोषण होगा। और इस कारण से ये लोग क्या करने लग गए कि अब केवल राजा का नहीं, देखो पहले के समय में केवल राजा का और राजा के लिए मूर्ति बन रहा है, आम इंसान जो है ना उसको नहीं बना, क्योंकि बहुत महंगा है। सोचो ना कि एक चित्र बनाने का किसी को अगर 100 बीघा जमीन मिल रहा है, आम इंसान का कौन बनाना चाहेगा? उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, और ना तो वो कुछ दे सकता है। तो वो केवल और केवल राजा के लिए था पहले। लेकिन अब ये जो चित्रकारी लोग हैं सबको लगने क्या लग गया है कि अगर राजा नहीं बनवा रहा है तो आम जन जीवन का जो है अब चित्र बनाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ पटना कलम पेंटिंग। क्या शुरू हुआ? मुगल चित्रकला शैली का पतन और पटना कलम पेंटिंग या चित्रकला का शुरुआत होना, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। 18वीं सदी के मध्य आते आते 1760 आते आते सभी चित्रकार शिफ्ट हो चुके हैं बंगाल में। कहा हो गए? आपको वैसे भी याद होगा कि 1707 तक तो औरंगजेब जिंदा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1658 से भगाना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? 1658, 1660 ऐसे आता है। 17वीं सदी के मध्य से भगाना शुरू कर दिया। 17वीं सदी के मध्य से यहां शिफ्ट होना शुरू कर दिया। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में आम जन जीवन का चित्र बनाना शुरू कर दिया है। यह चित्रकारी केवल इसलिए कि भरण पोषण हो सके। मान लीजिए किसी के पास कुछ पैसा है, कहीं पर उसी का चित्र उतार दिया, कुछ ना कुछ तो पैसा जरूर देगा, वैल्यू गिर गया ना चित्रकारियों का अब। और पटना में जो यही शैली जो विकसित हुआ है इसी का नाम है पटना कलम। क्या नाम है? पटना कलम चित्रकला शैली। और यहां सबसे बड़ा खासियत इसका यह है कि आम जन जीवन का यहां पर ये जो है पिक्चर उतारे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी काट रहा कोई बढ़ई है, ठीक है, लकड़ी काट रहा बढ़ई है, इसका चित्र बना दिया। अब तुम इस बात को सोचो कि जब कोई केवल राजा का चित्र बनाता था और अब कोई लकड़ी काट रहा है इस बढ़ई का चित्र बना रहा है, बढ़ई अपने मन से जो खुश हो रहा है उसको कुछ पैसा देख रहा है, अरे ये तो दम हूबहू बना दिया, अच्छा लग रहा है, इसको घर के दीवार पर लगाएंगे। मछली बेच रही महिला, ठीक है, मछली बेच रही महिला, समझ में आया? उसके अलावे नीरा बेच रहा पुरुष या नीरा ले जा रहा पुरुष, समझ में आता है नीरा क्या हो रहा है? नीरा ले जा रहा पुरुष।
जिसको क्या कहते हैं, ताड़ी बोलते हैं, ताड़ का जो रस होता है ना उसी को। तो एक आदमी लेकर के, बताओ ये सब आम जनजीवन का है कि नहीं है, और किसी प्रकार से यही चित्रकार अपना भरण पोषण शुरू कर दिया। तो इसी के साथ जो विकसित हुआ था वो पटना चित्रकला। अब इसमें कुछ याद रखना है नाम आपको, जैसे एक का नाम है हुलास लाल, हुलास लाल, महादेव लाल या महादेव प्रसाद के नाम से भी एक है, महादेव प्रसाद। सबसे अंतिम कलाकार जो रहा है ईश्वरी प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद अंतिम कलाकार, अंतिम कलाकार। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी देखे हो तुम लोग? पीएमसीएच के पास खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहां अंदर जाना तो देखो दीवार पर लगा हुआ रहेगा पटना कलम पेंटिंग, जो ओरिजिनल बनाया गया है। ठीक है, फोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन पटना कलम पेंटिंग का जो है अगर देखा जाए पटना संग्रहालय में भी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी है। तो आप लोग जाकर के वहां पर इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। पटना कलम समझ में आ गया? सबसे अंतिम जो इसके कारीगर थे कौन है? ईश्वरी। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हुलास लाल, महादेव। आगे देखो मधुबनी चित्रकला। मधुबनी मतलब सीधा दिमाग में सेट कर लेना है मिथिला। क्या करना है? ठीक है, ये मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा जो है कला का विकास हुआ है, जो प्रचलित है। इसके प्रमुख रूप जो है भित्ति चित्र एवं आरिपन है। दो प्रकार का होता है। भित्ति चित्र मतलब जो कि दीवार पर बना, किस पर बना, और दूसरा आरिपन मतलब भूमि पर बना हुआ, मतलब जमीन पर बना हुआ। ठीक है, प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों का प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। इसमें जो है एकदम चटकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी आंखें बनाई जाती है ना, और एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहली बार, एक बात यहां याद रखना, सबसे पहला बार मधुबनी चित्रकला बनाया गया था तो राम और सीता के विवाह के समय, राम भगवान और सीता के विवाह के, तो जिस समय सीता माता का विवाह हो रहा था तो दीवारों को सजाया गया। क्या किया गया? दीवारों को सजाया गया। तो इसमें दो प्रकार से चित्र बनेंगे, एक तो कोई सजावटी चित्र हो सकता है, और दूसरा जनरली जो बनेगा जैसे राधा कृष्ण का चित्र बनेगा, शिव पार्वती का चित्र बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और राम और सीता का चित्र बनेगा। तो ये जनरली ऐसा इसलिए बनता है कि कई बार जो है जैसे नव विवाहित जोड़े जो होते हैं, ठीक है, जो नव विवाहित जोड़े होते हैं जिस घर में वो लोग जाते हैं, तो ऐसा जो है उम्मीद रखते हैं कि शिव पार्वती से है आशीर्वाद मिले, सीता राम से आशीर्वाद मिले, राधे कृष्णा से आशीर्वाद मिले। तो दो तरीके का, एक सजावटी और दूसरा जो है देवताओं को बनाया जाएगा। आगे देखना, मंजूषा चित्रकला। इसका विकास जो है वो भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में जो है अधिक हुआ है। मंजूषा पेंटिंग या मंजूषा चित्रकला, मधुबनी अलग है जिसको मिथिला भी कहेंगे, दूसरा क्या होता है हमने मंजूषा। इसमें जनरली जो होता है कि सजाया जाता है, कुछ जैसे कप प्लेट हो गए, है ना, कोई ऐसा सॉलिड जो मान लीजिए कि कोई वस्तु है उस पर बना करके। तो इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा, जैसा मधुबनी चित्रकला है उसी से मिलता जुलता जो है मंजूषा है। आपसे प्रीलिम्स में केवल एक प्रश्न पूछेगा कि मंजूषा चित्रकला का विकास बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है? किधर हुआ है? भागलपुर के जगह कई बार अंग लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो आप तो गलत नहीं करोगे, इतना तो उम्मीद रखे ना आप लोगों से कि अंग क्षेत्र में ही भागलपुर भी है और साथ साथ मुंगेर भी है। बात समझ में आया? तो मंजूषा चित्रकला के विषय में अगर कहा जाए तो इसका विकास जो है वो भागलपुर में हुआ है। कहां हुआ है? अगला देखो, थंका चित्रकला है। तो ये थंका चित्रकला विशेष करके अब तो बिहार का है नहीं, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था तो नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान जो है यहीं पर जो है इसका विकास हुआ था। फिलहाल बिहार में नहीं, यहाँ पर जो है तिब्बत में सबसे अधिक है, बिहार में अब नहीं रहता है। इसका विकास कहाँ हुआ है तो याद रखना बस केवल ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान इसका विकास हुआ था। ताम्रपत्र पर ये लोग जो है कोड लिखते थे, टीका लगाते थे, इसमें समझ में आया कि नहीं आया? मंत्र लिखा करते थे और उसी से विकास हुआ था।
नालंदा विश्वविद्यालय में। क्लियर है सभी को? जादो पटिया चित्रकला, यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों पर जो है है ना आधारित था, जहां कपड़े तथा कागज पर जादो पटिया चित्रकारी किया जाता था। इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब ध्यान से समझ लेना, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ये चीजें कि कौन कौन सा जो है वो आपके स्थापत्य कला या मूर्ति कला अलग अलग समय पर रहा। वर्तमान बिहार में जो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर है, इसमें तीन बातें आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहला समझना है कि लोकगीत के बारे में। किसके विषय में? लोक मतलब फोक म्यूजिक। और दूसरा जानना है आपको लोक नाट्य। और तीसरा इसमें है लोक नृत्य। लोक ठीक है, यहां से आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो बिहार में फिलहाल यहाँ के अगर संस्कृति के विषय में कहा जाए, तीन बातों को पढ़ना है। कितने बातों को? सबसे पहले क्या बताया हमने आपको? लोकगीत। दूसरे नंबर पर और लोक। तो सबसे पहले यह समझिए कि लोकगीत या लोक नृत्य होता क्या है, ठीक है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र किसी भी राज्य का या देश का, समझ में आया, वहां की जो समाज है, समाज आधारित जो गीत गाए जाते हैं, हो सकता है कि समाज में उत्पन्न समस्याओं के कारण हो सकता है, या समाज की खुशियों को जाहिर करने के लिए हो सकता है, स्थानीय स्तर का, उसी को कहते हैं लोकगीत। क्या कहते हैं? मान लीजिए कि बिहार में गरीबी है, तो गरीबी से संबंधित जो गीत गाया गया है केवल बिहार के लिए, तो ये यहाँ का लोकगीत हो गया। क्या हो गया? जैसे बिहार में होता है छठ पूजा, क्या होता है? तो ये बिहार का मुख्य रूप से पर्व है। तो छठ पूजा के लिए जो गीत गाया गया है स्थानीय स्तर का, इसको यहाँ का लोकगीत कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जो टर्म बता रहे हैं समझ में आ रहा है? स्थानीय स्तर पर वहां की समाज की जो समस्याएं हैं, या समाज में जो खुशियां जाहिर करने के लिए, या समाज के कोई पर्व त्योहार है, उसके लिए गाए गए गीत जो कि उसके ही भाषा में हो। टर्म समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मान लीजिए बिहार में अगर गाया जा रहा है, तो या तो भोजपुरी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, मगही हो सकता है। बिहार में तीन भाषाएं ही प्रमुख है। कितने बताओ? कितने? बिहार में तीन भाषाएं ही प्रमुख है। तो सबसे पहला क्या बोला हमने? इधर आपका भोजपुरी मिलेगा, मैथिली मिलेगा, और इधर आपको मगही मिलेगा। बात समझ में आया? बताओ। सबसे ज्यादा जो इसमें है मैथिली वाले लोग, बताइए बातें। पूरे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किसका है? तीन, देखा जाए तो तीन भाषाएं बिहार के स्थानीय हैं। कौन कौन सा? भोजपुरी, मैथिली और, तो भोजपुरी इस हिस्से में पूरा, ठीक है, मैथिली इस हिस्से में पूरा, और मगही इस हिस्से में पूरा। देखो एक बात बताएं, जैसे पटना है, पटना में सब जगह के लोग रह रहे हैं, यहाँ का भाषा एकदम मिल गया है। कितने लोग मैथिली वाले हो बताओ? कितने लोग मैथिली? कितने लोग मगही वाले? कितने लोग भोजपुरी वाले? देखो, तो भोजपुरी वाला ज्यादा लग रहा है जी। भोजपुरी वाला का पलड़ा भारी है। हाँ, इसका कारण बताएं। जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रहा है भोजपुरी क्षेत्र में। समझ में आया? वरना ऐसे तो सबसे मौजूद मगध रहा था। समझे में आया कि नहीं है? कितनी भाषाएं हैं? तीनों में से बिहार में केवल एक ऐसा भाषा मैथिली है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, यह आधिकारिक भाषा है। समझ में आया कि नहीं? आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। बताओ भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में? हाँ, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल कौन सा है? समझ में आया?
तो इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसमें एक बिहार का है। कौन सा? तो मैथिली वाले लोगों के लिए तो गर्व की बात है बहुत अधिक, है ना। देखो, होने का तो भोजपुरी भी हो जाए, लेकिन होने नहीं दे रहा यहाँ के सिंगर लोग। जो यहाँ गायक है वो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति तक भी ये बात जब पहुंचता होगा तक का तो भोजपुरी, यहाँ के सिंगर एक से एक है, चलते चलते गाना बना दे रहा है, और सब गाने में भौजी को लेके आ जा रहा है। इनका टारगेट अलग है। अब जो जो देशभक्ति गीत है उसमें भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, देशभक्ति गीत में भी शामिल है, भौजी जाता नहीं हम बॉर्डर पर दा आशीर्वाद। बता, बॉर्डर पे जा रहे हो तो भाभी से आशीर्वाद मांग रहे हो, बता। अलग ही लेवल का ट्रेंड है। अब इस आधार पर तो कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनेगा। अच्छा, अगर देवी देवता, शांत रहो चुपचाप। देवी देवता का गीत है उसमें अलग ही ट्रेंड है, हर गाना में हर लाइन के बाद जय हो जय हो। ठीक है, मैया आशीर्वाद दा जय हो जय हो। और सब का लिरिक्स एक ही जैसा, ठीक है। अब बताओ, ये गाना जब बनाया गया, छपरा छठ मनाएंगे, और बैकग्राउंड में दिमाग में चल रहा है खेसारी लाल यादव का वो जो गाना है, ठीक है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। और इधर बता रहा है उसी पर क्या है कि छपरा छठ मनाएंगे, ठीक है। सबका एक ही जैसा लिरिक्स बना हुआ, एक गाना बन गया, उस पर देशभक्ति भी बनाना है, उस पर भोजपुरी भी बनाना है, उस पर देवी गीत भी बनाना है। बताओ, इस आधार पर तो कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज भोजपुरी नहीं बनेगा। मैथिली में ऐसा नहीं है, कभी भी देखना, मैथिली में ऐसा अभी पता है। मैथिली में क्या इनका नाम है जो मैथिली बहुत अच्छा, शारदा सिन्हा। और बताओ, मैथिली ठाकुर, कई सारे अवार्ड मिले कि नहीं उसको? क्यों बना? क्योंकि कारण ऐसा है कि उसमें उसका गीत जो है, उसका लिरिक्स प्रॉपर उस हिसाब से। देखो, हमने क्या कहा, लोकगीत होना सबसे बहुत अच्छी बात है, वहां का स्थानीय पहचान बनता है, लेकिन लोकगीत भी लहजे में रहेगा तभी तो इसीलिए मैथिली वाले को वरीयता अधिक दिया जाता है, ज्यादा वॉचिंग और व्यू के कारण नहीं। ऐसा नहीं कि व्यूज बढ़ गया तो वही सबसे अच्छा, जो अवार्ड मिलेगा वो मैथिली को ही मिलना है, ये जान लो तुम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भोजपुरी में कुछ ही सिंगर है जो कि बढ़िया है। शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा इमोशन, जब छठ का गीत बज जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ते, अब गीत थोड़े ना बजाना है। चलो, तो इसमें देखना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोकगीत को। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पर जिसका नाम है चैता। क्या नाम है? ये बिहार में चैत के महीने में, कौन सा महीने में सबसे पहला हिंदी महीना कौन सा होता है? चैत ही होता है ना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। फागुन सबसे आखिरी। हिंदी महीना में सबसे पहला महीना कौन सा? तो चैत में जो है ये गाया जाता है, और जनरली रात्रि के समय पुरुष लोग भाग लेकर के समाज की जो समस्याएं हैं सब जो है इसी जो है लोकगीत के माध्यम से। लोकगीत मतलब समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहे हैं? दूसरा आगे देखो, जिसका नाम है फाग, या इसको कहते हैं फागु। क्या कहते हैं? इसी को फाल्गुन भी कहते हैं और होली भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस समय जो है होली के शुभ अवसर पर इसको, और इसके साथ में जो है एक जो है लोक नाट्य किया जाता है जिसको बोलते हैं लौंडा डांस। समझ में आया? तो अभी लोक नाट्य बताएंगे आगे। आगे देखो, अगला का नाम है कजरी। सावन के महीने में, कौन सा महीने में?
सावन के महीने में युवक तथा युवतियों द्वारा गाया जाता है, इसका नाम क्या है? अगला का नाम है 12 मासा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ष गाया जाएगा, प्रत्येक महीना। ठीक है, आगे देखना। जांत सारी, ये महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जाता का उपयोग करते समय। अब तो ये होता नहीं है, बहुत कम, कोई पर्व में ऐसा होता है जनरली। समझ में आ रहा है? चक्की जाता समझते हो ना, उसी में गेहूं को डालने के बाद जो है आटा निकलता है। तो तो बहुत लंबा समय लगता है, तो जाता घुमाते हुए दो महिलाएं गीत भी गाती है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? उसके बाद नचारी, यह शिव की स्तुति में जो है गाया जाता है। अगला देखो, सोहर, बच्चों के जन्म के शुभ अवसर पर हमरा बुझात बबुआ जियत होई है। समझ में आया? ये वही सोहर ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी रिसेंटली जो है मनोज कुमार जी गाए हैं ना, हाँ, मनोज तिवारी है ना। सोहर कब गाया जाता है? शिशु के, बच्चों के जन्म के खुशी में, शुभ मंगली या फिर लगनी, विवाह के, और विवाह, शांत रहो, अपने ही मत गाने लग जाओ, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, बताने भी दो। शुभ मंगली कब गाया जाएगा? शादी के शुभ अवसर, तो कई अरे शांत रहो, तुम्हारा होने में भी देर है। नौकरी लो, नहीं तो अगुआ भी नहीं आएगा। हो गया तब इतना, हो गया तब इतना चहल पहल कैसे है? प्रताड़ित नहीं हो रहे हो तुम? होने के बाद एक चीज तय है। चलो आगे बढ़ते। तो शादी में, शादी के कई रस्में हैं और हर एक रस्म में अलग अलग गीत है बिहार में। ठीक है, लगन में अलग हो गया, ठीक है, विदाई के समय में अलग है ना, और जब शादी हो रहा है तो उस समय मंत्र पढ़ा जा रहा है तो अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब बारात पहुंचा है तो बहुत दिन, अरे शांत रहो यार, इतना उतावले काहे हो रहे हो तुम? हम यहीं पर है, विभाग थोड़े गए। देखो सुनो, बहुत दिन के बाद हम भी गांव गए एक बार, ठीक है, जब पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद। तो शादी बगल के जो है घर में हो रहा था, तो हम तो अपने ही घर में थे उस समय। शादी वाले लोग पता नहीं इतना एंजॉय किए होंगे कि नहीं किए होंगे, लेकिन जब गीत सुने हम, गीत बड़ा खतरनाक था और उसमें हमको लगने लगा कि ये जबरदस्त है बिहार का लोकगीत। समझ में क्या बोला है? ध्यान सुनो, कह रहा है जीरवो से पातर दूल्हा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसा बोला, सुनो, अगमय जीरवो से पातर दूल्हा। हम बोल रहे हैं सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, हम क्या सोच रहे पता है? कि कोई भी दूल्हा जीरा से भी पतला कैसे हो सकता है? बात समझ में आया? तो अगला लाइन पता है क्या बोल रहे हैं? अग मैं चलनी से चालर दूल्हा। अब हमको लगने लग गया कि अगर ये दूल्हा को चलनी से चाला गया है, मतलब सही में भी जीरा से जो है पतला होगा। इसका इसका मतलब पता है क्या हुआ? दूल्हा को बहुत फिल्टर करके लाया गया है, एकदम से चून करके और बढ़िया से लाया गया है। एकदम हर एक जो है जितना भी रस्म होता है सब में अलग अलग। बारात पहुंचा है तो कई बार गाली भी देने लग जाती है महिलाएं। हाँ, अरे शारदा सिन्हा नहीं गाई एक कि जनकपुर के नारी अहो देत का है गारी, ऐसा है ना एक गीत, ये इनका ही तो है। और इस सब के बाद जो है विदाई का समय आएगा, और एक कन्यादान का, नहीं, दान करूं जी ही मौसी जान करूंगी। है कि नहीं? और सबका शादी का कैसेट बनेगा तो एक ही गीत रहेगा, पापा मैं छोटी से बड़ी। समझ में आया कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। और उसकी बहन कह रही है तू जा बहना तू जा।
और विदाई के समय इतना खतरनाक रोना धोना, समझ में आएगी नहीं, एकदम घूंघट ली हुई है, रोना एकदम खतरनाक, मम्मी हम ना जाए समझ आए मम्मी। अच्छा, और बगल वाली देख रही है क्या, अब घूंघट ली हुई तो पता तो चल नहीं रहा है कि कौन है, तो बगल में उनकी फुआ का बोल रहे, ये मम्मी ना, तो ये मौसी है तू मौसी हम ना जाए समझ में आया कि नहीं आया। और शादी के कैसेट जब दूसरा का कभी देखो, इतना रोती है, इतना रोती है, दूल्हा खुद इमोशनल है 2 4 10 मिनट अगर और रो गई तो बेचारा को खुद आंख में आंसू आ जाएगा, इतना इमोशनल देख, और आखिर है भी तो वो भी इंसान ना। और सबसे खतरनाक जयमाला वाला समय, जिस समय पहुंचा, लड़का एकदम ऐसे टाई बेल्ट लगाए हुए रहेगा, लगेगा कि अभी अभी यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर करके आया ठीक है। जिंदगी में करना कुछ नहीं है, हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे लुंगी बांध के बैठल रहेगा लेकिन जयमाला के समय में क्या करेगा, एकदम टाई बेल्ट, थोड़ा सा पसीना आएगा एकदम रुमाल निकाल करके समझ में आया कि नहीं आया। और उससे ज्यादा खतरनाक, घर से उसको भेजा गया एकदम काजल लगा करके और काजल इतना लगाया गया है कि जब पसीना आया तो काजल याद है समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये तो लड़कियों के साथ भी होता है, मेकअप लेकर के, पूरा मेकअप करवा करके आई, रोते रोते पूरा दूल्हा घर गया, और जब घूंघट हटा के देखा, हैं इसको तो नहीं लेके आए थे ये तो थी नहीं, समझ में आया। तो ये बिहार में शादी का विविधता है, समझ में आया कि नहीं, एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आगे बढ़े हम लोग। तो शारदा सिन्हा जो है, इन्होंने जो गीत गाया चलो बहुत अच्छा। तो शादी का हर एक रस्म में अलग अलग गीत है हमारे यहाँ, जिसको लोकगीत है, सब बढ़िया बनाया हुआ, बहुत अच्छा है। अभी वाला सिंगर खाली खराब कर दिया है, ठीक है, अभी वाला, पहले वाला तो सब अच्छा था। आगे देखो अगला का नाम क्या है, फिरंगिया। यह देशभक्ति से भरा गीत है, इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत अधिक रहा था। अगला देखो, पूर्वी, इसमें बिरहिया, अपनी बिरहा गाया जाता है, ऐसा कुछ शायद है ना, उसके लिए। लोक नृत्य देखो अब आप लोग, और लोक नाट्य भी, दोनों एक साथ देखना ये लोग हंस रहा है खाली सैंपल भेज करके जैसे दोनों दांत निकाल करके, इन लोग वहीं से मतलब लग रहा है कि हंस रहा है। सबसे पहला क्या है, जोगीड़ा, ठीक है, होली के समय, किस समय, अभी आया नहीं है होली, थोड़ा धीरज धरो। अगला है लौंडा डांस, यही तो तुम लोग करते हो नहीं, शांत रहो, इसीलिए सबसे आखिर में पढ़ाते हैं, हमको पता है कि इसमें हल्ला बहुत अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पुरुष जो है वो महिलाओं के वस्त्र को धारण करके और इस डांस को करता है। तो एक तरफ से फागु गाया जाता है और एक तरफ से यही डांस। अगला देखना, करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में जो है प्रचलित स्थानीय नृत्य है। अगला देखो, झिझिया है, क्या नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों तथा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक साथ में याद रखना है, जोगीड़ा, लौंडा डांस, करिया, झिझिया, झूमर और झरनी। आगे देखना कुछ पर्व त्योहार। बसंत पंचमी, बिहार में माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जनरली जो है जनवरी या फरवरी के महीने में। अगला रामनवमी, इसमें भगवान राम के जन्मोत्सव पर जो है चैत्र मास में, कौन से मास में, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को नवमी को मनाया जाता है। होली, फागुन महीने के पूर्णिमा, क्योंकि होली के बाद फिर आ जाता है चैत, क्या आ जाता है, शिवरात्रि। अगला क्या है, भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्या है, सावन महीने के पूर्णिमा में, सावन महीने के। अगला तीज, यह व्रत जो है सुहागन महिलाएं
अपने पति की लंबी उम्र के लिए। समझ में आया? तुम लोग इतना हा हा करके दांत निकाल रहे, तुम लोग शादी हुआ है? अभी तुम लोग के लिए नहीं किया जाएगा। जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान के जन्म। विजयदशमी, आश्विन महीने के 10वीं में बुराई पर अच्छाई की जीत और राम का अंत राम भगवान के द्वारा। रावण का रावण का अंत। दिवाली कार्तिक माह के अमावस्या को यह त्योहार, तो जानते हैं जी तुम लोग। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन। छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए। यह बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है जो कार्तिक मास के 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाए। तो आप लोगों का यह सफर था बिहार स्पेशल का, समझ में आया? मुझे याद रहेगा तभी तो। अब शांति से सुनो सब मेरी बात, ठीक है? मुझे याद रहेगा तभी तो सुनाऊंगा ना मैं। बिहार विभूति और बिहार पर्यटन छोटा सा एक टॉपिक है, हम उसको एप्लीकेशन में एक वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है? बाकी आप लोगों को पैकेज में मिल गया होगा। ज्यादातर आपको फैक्ट जो है वो पढ़े हुए ही मिलेंगे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, श्री कृष्ण सिंह के बारे में, ठीक है? ध्यान से 10 मिनट सभी लोग बैठिएगा, ठीक है? एंड है, ध्यान से सब लोग 10 मिनट बैठो, 10 मिनट के बाद छुट्टी होगा। अरे बैठो सभी लोग, बोल रहे हैं ना? एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग सुनो अब मेरी बात। आगे फिर क्लास है क्योंकि टेस्ट है ना, इस वजह से। देखो आज आपका बिहार स्पेशल आखिरी क्लास था, है ना? मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया कि आप लोगों को बिहार के बारे में मैं बताऊं, ठीक है? हमने बहुत अच्छे से, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सब कुछ, है ना? तो ठीक है, सब कुछ अच्छे से बताने का कोशिश किया। जो भी समय सीमा था, समय सीमा को भी समझना है ना? और उसके साथ में सिलेबस को भी कंप्लीट करना था। तो अब जो जिस बैच में आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से लगभग सभी जो है सब्जेक्ट हो चुके हैं, जितने भी मेजर रहे हैं ना। अभी आपका जो है 16 तारीख से विजेता बैच है ना? कल से ही 1700 के। तो वो एक कंप्लीटली रिवीजन का बैच है। जो भी आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है, प्रत्येक शिक्षक आएंगे अपने अपने सब्जेक्ट के जो माहिर व्यक्ति हैं, और उसमें आपके लिए क्या कराएंगे? रिवीजन कराएंगे। कितने लोग ऐसे, हम लोग भी आएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं? चलो बहुत भारी संख्या है। तो सबसे पहला जो मेरा आप लोगों के लिए आदेश रहेगा, मेरे तरफ से सबसे पहला आदेश है, अभी से लेकर के परीक्षा तक के भटकना नहीं है एकदम। समझ में आया? एग्जाम तक के जितना भी पर्व त्योहार है आप उसको एंजॉय करिए, लेकिन बहुत लिमिटेड एंजॉय करिए। ऐसा नहीं कि दिवाली में गए तो एक ही बार हम छठ पूजा के बाद आ रहे हैं 15 दिन के, ऐसा नहीं करना है। अगर बीच में दशहरा पूजा भी है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आपका परीक्षा है। क्या है? ये जितना भी खुशी आपको अभी मिल रहा है जीवन में, अगर इसको बरकरार रखना है आगे, या आगे और इससे बेहतर हो, अगर इसके लिए सोच रहे हो, तो अभी तुमको कष्ट करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे तो आने वाला जो समय है हो सकता है कि इससे खराब रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब 4-5 वर्ष के बाद जब उस स्थिति में आओगे कि पेरेंट्स बनने जैसी जो स्थितियां आपकी आएगी, शादी विवाह के बाद, तब जिम्मेदारी का पहाड़ को कहां लेके जाओगे? मैं नहीं चाहता हूं कि जीवन में ये समस्या है आप लोग के आए कि कभी ये सोचना पड़े कि हमारा बच्चा, हमारे माता पिता इस सामान को खरीदने कह रहा है तो पैसे की दिक्कत हो। बात समझ में आ रहा है? ये कभी नहीं होना चाहिए। तो जब भी कभी 5 वर्ष के बाद हम लोग का मुलाकात हो, बीच में मिले अलग बात है, अगर 4-5 वर्ष के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो तो हम यही देखना चाहेंगे कि आप जीवन में सफल हैं। समझ में आया? आप जितना ज्यादा आप लोग सफल रहोगे, मुझे भी उतना ज्यादा खुशी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना पढ़ तो सब लोग लेते हैं, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, जब ऊंचाइयों पे आप चढ़ोगे तो ये समय जो आप अभी गुजार रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम आनंद आएगा। कितना बढ़िया से हम लोग पढ़ते थे। और जीवन में जब कुछ नहीं करोगे ना तो ये भी बहुत खराब लगेगा कि गए थे, खाली हंसते थे, ताली बजाते थे, हल्ला करते थे, यही याद आएगा। और जब तुम नौकरी ले लोगे या फिर कुछ अच्छा जीवन में कर लोगे तो यही सबसे ज्यादा मजेदार लगेगा याद करके। और लगेगा कि कैसे मेरा स्कूल था, मेरा कोचिंग था, ट्यूशन था, कैसे सर हम लोग को पढ़ाते थे और हंसाते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस केवल 5 वर्ष में जो है ये आपको बदला हुआ दिखेगा। तो अभी से लेकर के परीक्षा तक, एग्जाम तक, 70 बीपीएससी तक के
जो भी सब्जेक्ट है, और खास करके हम बताते हैं बीपीएससी के लिए एक छोटा सा स्ट्रेटजी आप लोगों को बता देते हैं हम इसी में। 4 सब्जेक्ट पर अगर आपका पकड़ अच्छा रहेगा तो आप जो है प्रीलिम्स तुरंत क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें से लगभग 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए तो साइंस, क्या बोला हमने, साइंस से भी 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर से भी लगभग 30 प्रश्न आएंगे, और बिहार स्पेशल से भी लगभग जो है 25 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। अब देखो, अगर 20 से प्रश्न 20 भी अगर यहां मिलता है, 20 से 25, तो इस चीज को नोटिस करके देखो, अकेले यही सेक्शन जो है आपका प्रीलिम्स निकाल देगा। बात समझ में आ रहा है? केवल यही सेक्शन जो है आपका प्रीलिम्स निकाल करके आपको दे देगा, आपको मान करके चलना। तो सबसे अधिक जो है ज्यादा से ज्यादा इन 4 सब्जेक्ट को जितना ज्यादा हो सके पहले आप पढ़िए, रिवीजन करिए। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी सेक्शन मैथ का हो गया, उसको थोड़ा बहुत जितना आपको करना है, लगभग सक्षम हो पा रहे वही करना है। लेकिन इन चारों में से आपको चुकना, एक बार आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस के लिए जी जान लगा देना है सभी को। हालांकि तैयारी आपको परीक्षा देने के बाद में ही करना है। जिसको रिजल्ट जिसका होना रहता है पहले से पता होता है, कट ऑफ जा रहा है अगर 90 तो पहले से पता है कि 90 प्लस नंबर अगर हमारे आ रहे हैं, मतलब मेंस की तैयारी में आपको जुट जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद जो है रिजल्ट का पहले इंतजार करते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए तब मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो आपका लेट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हमारा एग्जाम गया है, घर पे आप मिला पा रहे हो कि 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वैसे स्थिति में या 90 के आसपास है, कैटेगरी वाइज थोड़ा कम भी किसी में है ना, आपका 90 से कम 85 80 के आसपास भी रिजल्ट हो रहा है, तो अगर उतना आपका हो रहा है तो आप तुरंत मेंस में लग जाएंगे। मेरा बस ये आप लोगों के लिए सलाह है। मेंस अगर हो गया तो मुझे लगता है कि यहाँ का कोई बच्चा इंटरव्यू में तो नहीं छटने वाला है। मतलब मुझे जितना एहसास है, यहाँ का कोई बच्चा नहीं, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ होता है 3 4 5 बार आप दे सकते हैं मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छे से। उस वाले आपका जो है सेंटर पर हो रहा है अभी मॉक इंटरव्यू, जैसे 69 वाले बच्चों का, तो प्रत्येक दिन मॉक इंटरव्यू चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब 1 वर्ष तक आपने क्लास किया है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो गया होगा। ऐसा नहीं कि बात करने में बड़ा दिक्कत या झिझक रहे होंगे। आपके जो इंटरव्यू के लिए है उसमें जो टेस्ट होता है, एक तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका कि आपका व्यक्तित्व क्या है, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मतलब आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब किस वे में दे रहे हो। आंसर पता होने के बावजूद भी आपको जो है थोड़ा सहजता से उत्तर देना होता है। ऐसा नहीं कि उसने पूछा और तुरंत एकदम फायर कि हम जानते हैं, ऐसा नहीं बताना होता है। तो एक तो पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल। नॉलेज आपका प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट हो चुका है, जरूरी नहीं है। हमने इस बात को कल की क्लास में बताया था कि एक जो लड़की थी वो डिवीजन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बिहार के कितने हैं, जो 5 हमने कल बताए थे, वो आंसर नहीं कर पाई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, वो क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासनिक इकाइयां कितनी हमने पूछा, 5 है ना, आपको समझ में आ रहा है? वो नहीं बता पाई थी, फिर भी रिजल्ट हुआ। तो बाद में तो पब्लिश किया जाता है ना इस इंटरव्यू को। जो इंटरव्यू अभी 69 बीपीएससी के लिए लिया जा रहा है उसको पब्लिश किया जाएगा रिजल्ट के बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको इसमें यही जो है सतर्कता बरतनी है। प्रीलिम्स के लिए खूब जान लगा दीजिए, प्रीलिम्स हो जाए या होनी जैसी स्थिति रहे, मेंस को लेकर के आप लोग पूरा तैयारी में तने हुए रहिए। फिर मेंस का एग्जाम बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आपको जितना अच्छा सुविधा मिल रहा है ना, अब गांव में जाकर के और तमाम जगह पर जाकर देखिए, उसके पास में इतना सुविधा नहीं है। जरूरी नहीं है ना कि सब बच्चे आकर के केजीएस में पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग तो गांव में ही है। टोटल एस्पिरेंट कितना है यहाँ पर, लगभग 8-9 लाख फॉर्म भरा है आपका। कितना, 8-9 लाख लगभग अगर रहेगा तो कितने लोग यहाँ पर, उतने तो नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स मेंस के लिए सतर्क रहना है, पैनी नजर रखना है, रिजल्ट हो बहुत हल्ला हंगामा में नहीं रहना है, फाइनल रिजल्ट के बाद खुशी मनाना है। और उसके बाद इतना मजा आने वाला है आप लोगों को अगर एक बार रिजल्ट हो गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम दिन बदल गया। जो एक बार बीपीएससी क्लियर जब होता है ना किसी का, कोई भी अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे बीपीएससी में, कोई भी ऑफिसर, अब सबसे पहले लड़का के लिए तो खुशी की बात यह है कि अगुआ आना उसी दिन से शुरू, ठीक है। और लड़कियों के लिए खुशी की बात पता है क्या है, कि दहेज जैसी बात तो कोई कर ही नहीं सकता है। अगर कोई कर दे, अगर ऑफिसर आप बन गए और उसके बाद दहेज जैसी बात कर दे, अगर उसको सबसे पहले पुलिस के पास भेजो, ठीक है, उसका दरख्वास्त करो कि देखो ये दहेज मांग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात देखो, दहेज वाली समस्या सबसे अधिक क्यों है, 2 कारणों से है। पहले कारण यह है कि इसमें अब लड़की के पिताजी को चाहिए कि हमारा दामाद एकदम ऑफिसर रहे और हमारी लड़की कुछ पढ़े चाहे नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहे समझ में आया?
अब जिस लड़की के पिताजी के पास पैसा है वो तो खूब ढूंढ करके कहेगा कि बीपीएससी का ऑफिसर चाहिए, दरोगा चाहिए। और वही सोचो कि अगर उससे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन अगर गरीब घर में है, उसके पिताजी अगर सक्षम नहीं है, तो वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को उतना दहेज दे। बात समझ में आ रहा है? तो इसी कारण से ज्यादा पढ़ी लिखी गरीब लड़कियां या गरीब घर की लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं इसके कारण शिकार हो जाती है। और बहुत बड़े घर की लड़की है, पढ़ने लिखने में एकदम 22.5, कुछ पता नहीं है। पूछ दोगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फर्क क्या है? इवन अरे हमने देखा, एक प्रैंक देखा है जो कि दिल्ली में बना हुआ था। बोले गणतंत्र दिवस को क्या हुआ, तो देश आजाद हुआ है। तो स्वतंत्र दिवस को क्या हुआ है, तो उस दिन भी देश आजाद हुआ है। तो दोनों दिन, दो दिन आजाद हुआ है। कंगना की बहन लग रही हो लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों तरफ से मजबूत रहेगा तभी ये समस्याएं समाप्त हो सकती। आप लोग नौकरी लीजिए। और जो लोग भी अगर कहता है ऐसा, सीधी सी बात है भाई कि अगर हम जो है इतना बेहतर कर रहे हैं, आपका बेटा उतना बेहतर कर रहा है, तो शादी होगा। अगर बेटा नीचे भी तब भी नहीं करेंगे, उल्टा दहेज देगा तब भी नहीं करेंगे। सीधी बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसलिए जो है यहां पर असमानता है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि यही कारण हो रहा है कि दोनों की तरफ से जो है उम्मीद बहुत अधिक है। लड़की के पिताजी को लग रहा है कि सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए केवल। अरे ये होता है कि नहीं होता है? तो तुम लोग में से आधा की अगर नौकरी हो गया होता तो आधा निपट गए होते अब तक। इस बात को समझ लो तुम लोग। तो कहीं ना कहीं ये बात इसी कारण से होता है। तो इन चीजों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, आप बेहतर करिए और जवाब दीजिए सामने वाले को। समझ में आ रहा है? तो आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे वाले जीवन में। खूब तरक्की करें जीवन में, समझ गए? और जब आगे मिले हम लोग तो वैसे ही, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, हमने कहा था आप लोगों को इस बात को कि बिहार स्पेशल में बहुत अब मजा आने वाला है। कैसा रहा हम लोगों का सफर? अच्छा रहा? हाँ, वक्त का पता चला? 2 महीने कैसे बीत गए, क्या इस बात का पता चला? तो अभी भी यही जोश बरकरार रहना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? जब एग्जाम के लिए जोश बरकरार रहेगा, ठीक है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग इस बात को समझिएगा। क्या हुआ? अभी कितना महीना? 2 महीना बाकी है एग्जाम में, लगभग 60 दिन। ये जो 4 सब्जेक्ट हमने लिखा है इसको सीक्वेंस में एकदम पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा करो 10-10 दिन करके सबको एकदम पूरा खत्म कर देना है। और करेंट अफेयर्स पूरे 1 वर्ष का 80% आपके एग्जाम में जो करेंट अफेयर्स होंगे लास्ट 8 महीने के होंगे। कितने महीने के? लास्ट 8 मंथ का जो करेंट अफेयर होगा वही आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं ज्यादातर। बाकी जो आपके 1 से 1.5 वर्ष में होता है, कई बार कुछ प्रश्न एक आध तो पूछेगा, एक आध प्रश्न ऐसा रहेगा जो 1 वर्ष से अधिक का रहेगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी लगातार 2 महीने में अगर देखा जाए तो 1 महीना प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़िए और साथ साथ में जो यहाँ एमसीक्यू कराया जाता है इसको करिए। मॉक टेस्ट जहां पे लग रहा है इसको कंप्लीट करना है। और परीक्षा से पहले एकदम 10 दिन, कम से कम 8 से 10 दिन आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाना है। डरना नहीं है अंतिम समय में। और लास्ट में एकदम सोचना है कि जो होगा देखा जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तुम लोग के लिए तो मजबूरी अधिक है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना ही है, दूसरा कोई बीच में ऑप्शन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। हाँ, क्या हुआ? अरे एक बार में ही सभी लोग आ जाओ, एक एक करके क्या आना है, ठीक है? बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में तरक्की करें। अब गला गायब हो जाएगा, अब नहीं बचा। बताओ, अब नहीं है, ठीक है? चलिए, ठीक है, बढ़िया है। अरे ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी बन जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तुम्हारे फोन में ले लेता हूँ। अरे ठीक है, अब हो गया। अब कहाँ जाएगा बताओ? अब नहीं बचेगा, देखो। समझ में? चलो एक मैं अपने फोन में ले लेता हूँ, ओके? हाँ ठीक है, ठीक है।
अरे इसी से सब लोग बांट देना। ओके ओके, उधर भी दे देता हूँ। देखो चलिए हो गया। ठीक है, इन लोगों का भी एक खींच लेते दो। वेट वेट, सबका खींच लेता हूँ। अभी मेरा गला गायब हो गया है जी। देखो सभी लोग आ रहे हो? हाँ, देखो कौन नहीं आ रहा है, सब तो आ रहा है जी। पास में आने के बाद आएगा ही नहीं। चलिए लीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अभी इसको हटा लेने दो, ठीक है। इतना इतना अधिक नहीं होना चाहिए। चलो लो, सब लोग बांट लेना। हटा, इतना ज्यादा नहीं, कुछ हटाने दो मुझे, इतना अधिक